नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और शोक सभा में हिस्सा लिया। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा और यूपी अध्यक्ष अजय राय भी उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव में दलित युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में परिजनों से मुलाकात की। फुर्सतगंज हवाई अड्डे से रवाना होकर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी में सभी को न्याय मिले और उन्होंने स्पष्ट किया कि वे यहां दलितों की रक्षा के लिए आए हैं। राहुल गांधी ने कोलकाता पर टिप्पणी से बचते हुए कहा कि मीडिया ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। मोबाइल नीचे करें। क्यों? अरे मोबाइल क्या कर रहे भाई? दलित युवा धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा। फांसी दो के बारे में लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है इसीलिए ये हो जाए। कोलकाता भैया यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में करारा झटका लग चुका है। यहाँ तक कि भाजपा अपनी अयोध्या सीट भी नहीं बचा पाई। यह वही सीट है जहां भगवान श्री राम विराजमान हैं, लेकिन हिंदुत्व और राम मुद्दे को धार देने के बाद भी भाजपा ने यह सीट गंवा दी। फिलहाल हार जीत का मंथन अब खत्म हो चुका है और अब भाजपा की निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है। यह विधानसभा सीट भाजपा और विपक्ष के लिए कितने मायने रखती है, इसके अलावा उपचुनाव में जीत हार का सीएम योगी की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मुद्दे को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने यूपी के सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता अभियान चल रहा है। मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। हालांकि ये कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, एक गहन चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों की बात करें, नाराज़गी की, लेकिन इसके बाद एक बार फिर
सदस्यता अभियान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार उसकी यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश आया है उससे भारतीय जनता पार्टी में भी चिंतन मंथन हुआ कि उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं जनाधार कम हुआ और जनाधार कैसे बढ़ाया जाए, और ख़ास तौर से जो यूपी में 10 उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होना, उस बाई इलेक्शन को कैसे जीता जाए, इस पर मंथन भी चला। हम इस मुद्दे बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं शेखर श्रीवास्तव जी। शेखर जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो घटनाक्रम अभी आपने देखा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले पीछे पीछे जा रहे थे, फिर बाद में एकदम से आके मुख्यमंत्री जी का जो है, योगी जी का जो है बखान करने लगते हैं, लेकिन जिस तरह से जो चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में लक्ष्य रखा था 2024 में 80 का 80 सीट जीतने का, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से करारी शिकस्त कह सकते हैं मिली है। क्या लगता है जो ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, बाई इलेक्शन होने, कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी में रखता है और ये कितना मायने रखता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर? क्या कहेंगे, क्या इसको लेकर जो बाई इलेक्शन हो रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है लोकसभा के चुनाव का। और जो जिस तरह से शिकस्त पाई है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, वो उनके उससे विश्वास से परे थी कि उनको शायद पूर्ण विश्वास था या ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमें सीटें इतनी मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं जितनी उनको उम्मीद है। और जो जहाँ तक बात रही केशव प्रसाद मौर्य जी की, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के पहले जो एक बिहेवियर चल रहा था वो बहुत गवर्नमेंट के या मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट था, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली बुलाए गए, दिल्ली में उनको मीटिंगें हुई, तमाम मीटिंगें हुई, उसके बाद जो उनको शायद एक ब्रेन वॉश किया गया है, उनसे कहा गया है कि भाई आपको प्रदेश को देखना है, प्रदेश में जिसकी जो उस प्रदेश का वो है मुख्यमंत्री है, उसकी बात को रखना है, उसकी छवि को बिगाड़ना नहीं है। तो शायद उनके समझ में बात आ गई है, इसी वजह से वो आके मुख्यमंत्री जी से आके उन्होंने सहयोग का पूरा वायदा किया है, पूरा उसको कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि भाई सहयोग हमारा पूरा है। लेकिन ये जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, इनको सीटें उतनी नहीं मिलेंगी और शायद उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे आप कह सकते हैं, ठीक है ये आपका आकलन है सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, क्योंकि 2024 का जब चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम 80 का 80 सीट जीत रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा आया सबके सामने है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में काम कर रही थी, विकास से जुड़े हों, डेवलपमेंट की बात है या रोजगार की बात है, और खासतौर से अयोध्या का जो रिजल्ट आया है जो 2024 का, उसके बाद से अयोध्या में और फोकस किया जा रहा। वजह मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के वहाँ पर जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठा की बात लगी क्योंकि अयोध्या सीट जीत नहीं पाए थे, इतना हिंदुत्व को धार दी, प्रभु श्री राम भी वहाँ विराजमान हुए, लेकिन इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं। और यही वजह है कि अब पूरी की पूरी जो प्रतिष्ठा की सीट लग गई है मिल्कीपुर, कितनी अहमियत रखती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए, एक बता दें, मिल्कीपुर तो ऐसी जगह है जहाँ की मुझे नहीं लगता कि ये जो अवधेश प्रसाद जी की सीट है वो अवधेश प्रसाद जी के परिवार में जाएगी, क्योंकि इस समय जनता को समझ में आ गया कि परिवारवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है और उनको अपने लड़के को सामने पेश करने के बजाय किसी और ऐसे व्यक्ति को सामने लाना चाहिए था जो कि वहाँ का थोड़ा सा नॉन फिगर हो। अवधेश प्रसाद जी नॉन फिगर है, लेकिन उनका बेटा नहीं है। तो मिल्कीपुर, मुझे नहीं लगता कि मिल्कीपुर दोबारा अवधेश जी के परिवार में जाएगा। वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वो सीट प्राप्त हो जाए। यानी परिवारवादी, जिस तरह परिवारवाद की बात करते हैं, अगर विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ेगा तो परिवारवाद को लेकर उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, परिवारवाद को लेकर नुकसान उठाना पड़ेगा और कहीं भी ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी में भी लागू होती है। अगर परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो उनको हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 10 जो सीटें हो रही उपचुनाव होने हैं, उसमें आरएलडी अपना अलग दावा ठोक रही है, निषाद पार्टी अलग दावा ठोक रही है, तो क्या नहीं लगता है ये जो अभी जो सीटों का बंटवारा होना है ये भी आगे चल के कोई मुश्किल ना खड़ा करे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से आरएलडी अपनी बात कर रही है या फिर निषाद पार्टी कर रही है? देखिए, अब निषाद पार्टी को तो आप माइनस करके चलिए इस बार में। निषाद पार्टी का कोई वर्चस्व, ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि इनको इस तरह की कोई बढ़त मिलने वाली है, कोई फ़ायदा मिलने वाला है। निषाद पार्टी ने जैसे लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर पाए। उनका अपना संजय निषाद जी का अपना बेटा था, वो भी चुनाव हार गया, तो इसलिए निषाद पार्टी का कोई ऐसा कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर परिवारवाद को और इन सब चीज़ों को कोई अगर आगे लेके आता है तो उसको कहीं ना कहीं उस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा। और भाई भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है और सारी पार्टियों को इस समय उस बात का एहसास हो चुका है कि परिवारवाद को जहां आगे लेके आएंगे वहां पे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है हर तरीके से। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जिस तरह से जो 10 सीटें हैं
भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी कह रही थी कि हम 80 की 80 सीट जीतेंगे और इस बार भी दावा कर रही है कि 10 जो बाई इलेक्शन है वो भी हम पूरी जीत लेंगे। हालांकि जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी, 4 समाजवादी पार्टी की थी और इनके सहयोगी दल के थे। लेकिन कितना आसान है ये सीटें जीतना? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है वो उसके लिए आसान है या बहुत ही चैलेंजिंग वाला ये सीटें जीतना है? अगर चैलेंजिंग वाला है तो इसका फ्यूचर में कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासत को लेकर? जी, आदित्यनाथ जी की सियासत देखिए बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो जिस हिसाब से लोग सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जैसे 80 सीटों पे उनको कुछ नहीं प्राप्त हो पाया, थोड़ा बहुत कुछ मिला उनको, इसी तरह से अगर ये सोच रही है कि 10 की 10 सीटें उनको मिल जाएंगी तो ऐसा उनकी गलतफहमी है, वैसा होने वाला नहीं है। और आदित्यनाथ जी की छवि बहुत साफ़ है, लेकिन वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको उस प्रयास में सफलता नहीं हासिल हो पा रही है। और उसका मेन रीज़न ये है कि उनके सहयोगी दल जो हैं, सहयोगी जो हैं उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने प्रभावी नहीं है जितना कि आदित्यनाथ जी स्वयं हैं। देखिए, बहुत ही सही बात कही है कि आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाले हैं और उनकी सियासत को किसी तरह का कोई इन फ्यूचर में कोई खतरा नहीं। हाँ, थोड़े से बात उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो उनके सहयोगी हैं, चाहे सहयोगी दल के लोग हों या उनके सहयोगी साथी हैं, उनमें आपस में मनमुटाव ज़रूर है, लेकिन अगर इस मनमुटाव को या आपसी विवाद को ख़त्म कर दिया जाता है, सुलझा लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है 2024 का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है यूपी में 10 सीटों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बांका जिले के नवादा थाना क्षेत्र के ग्राम महागामा पोस्ट हरण में एक प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की का अपहरण होने का आरोप सामने आया है। 14 अगस्त 2024 को प्रेम प्रसंग के आरोपी छोटे कुमार ने गुड़िया कुमारी को घर से छत पर से निकालकर फरार हो गया। लड़की के माता पिता ने 15 अगस्त को थाने में आवेदन दिया, लेकिन केस की पुष्टि 6 दिन बाद 20 अगस्त को हुई। इस मामले में थाना प्रभारी की लापरवाही के चलते 6 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की के माता पिता और परिजनों ने थाने में कई बार चक्कर लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से मामला उजागर होने पर थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि आज ही केस दर्ज किया जाएगा। छोटे कुमार और गुड़िया कुमारी दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। गुड़िया कुमारी के माता पिता और भाई अब भी अपनी बेटी की तलाश में परेशान हैं और उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। लड़की की उम्र 15 साल है और उसके परिवार को अब भी न्याय की उम्मीद है। दिक्कत है कि 14 तारीख को 1:15 में मेरी बेटी लापता हो गया। यही कारण से हम खोजने के चक्कर में फोन बराबर जा रहे हैं नवादा थाना। आवेदन तो दे दिए थे, लेकिन उसमें जो है ना 3 दिन से टरा रहा है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, खोजो अपने से खोजो। 6 दिन बीत गए। कितना दिन बीत गया? 6 दिन बीत गया। क्या बोले हैं थाना प्रभारी? कि हो जाएगा खाली हमरा ने घुरा रहे हैं रोज। थाना प्रभारी का नाम जान रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कौन सा थाना जा रहे हैं? नवादा ओपी थाना। कुछ नहीं रिप्लाई मिला, इसीलिए इंतजार करना पड़ रहा है। तुम अपने से खोजे, हमको जहाँ पता था वहाँ ढूंढे, लेकिन नहीं मिला। फिर गए वहाँ तो फिर से कहा कि अच्छा देखते हैं, हम देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या बोला देखते हैं? बोलता है वहाँ थाना सब आदमी सब। थाना प्रभारी का नाम क्या है? नाम है उसका पंकज किशोर। क्या थाना प्रभारी भी ये बात बोले कि आप लोग ढूंढिए? हाँ, आप लोग ढूंढिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो कितना दिन बीत गया? टोटल कितना दिन बीता? आज 6 दिन हो गया है। 6 दिन बीत गया। तो पर भी आज तक में कोई सुनवाई नहीं। आप लोग मतलब कि 24 घंटा से भी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन बेसी अब देखिए 6-7 दिन बीत रहा है। तो आज भी तक में कोई मतलब कि थाना प्रभारी अभी तक कोई सूचना नहीं। क्या केस हुआ? केस दर्ज हुआ आप लोगों का? अभी तक केस नहीं हुआ है। केस नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? के इतना दिन हो गया आप लोग आवेदन नहीं दिए हैं क्या? आवेदन तो दे दिए हैं। आवेदन दे दिए हैं? आवेदन दे दिए 16 तारीख आवेदन दे दिए। 15 तारीख को दिए, लेकिन 15 तारीख को नहीं हुआ। फिर बोला 16 तारीख को आ जाना। मतलब आपने आवेदन किस डेट में दिए थे? आने का बात छोड़िए। 15 तारीख को दिए हैं, 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद 15 तारीख को दिए हैं। और आज तारीख हो गया आप लोगों का 20 तारीख। कोई पता नहीं। तो 5 दिन हो गया आवेदन देने से। और आपका ये जो है कहानी है कितना दिन हो गया? 14 तारीख को 1 बजे रात में।
14 तारीख को 1 बजे रात में, मतलब 6 दिन हो गया। तो आपका बच्ची कितना उम्र की है? 14 साल से कुछ ऊपर है। 14 साल 7 महीना। कितना दिन हुआ है लड़की का, मतलब कि उसका लड़की का उम्र अभी तक में कितना समय हुआ है? 14 साल 7 महीना हुआ है। 14 साल 7 महीना हुआ है। हाँ। और ये पता चल रहा है कि कहाँ गया है, ये किसी पे शंखा जट रहा है, ये क्या हुआ है? शंखा जट रहा है, जिसके साथ में व्हाट्सएप पे फोटो किया है उसको भी शंख नहीं किया है, उसी ऊपर ले गया है। कैसे व्हाट्सएप पे के छोड़ा था फोटो? उसी ने, उसी लड़के ने छोड़ा है। क्या नाम है लड़का का? छोटुआ। छोटू। हाँ। कहाँ का है वो वासी? मागामे का बा। मागमे का वासी है। उसका पिता का नाम? सत्यनारायण सिंह, स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह। स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह। वो कितना भाई है? वो 4 भाई है। 4 भाई हैं। उसमें से कौन सा है भाई? छोटा भाई है। सबसे छोटा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में बहुजन समाज पार्टी कल भारत बंद करेगी। 35 साल बाद बीएसपी सड़क पर उतरेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा और स्थानीय स्तर पर ज्ञापन भी दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे जगह जगह पर सड़क पर उतरकर विरोध जताएं। देखिए, अभी आदरणीय बहन जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि, और आप लोगों के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा 21 तारीख को 21 अगस्त को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, झंडा लहराएगा। पर आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि बहन जी ने ये दरख्वास्त रखी है और बताया है हम सबको कि बिना तोड़फोड़ किए, बिना किसी को परेशान या नुकसान किए आप लोग शांतिपूर्वक से इसमें हिस्सा लेंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, ज्ञापन देंगे और वापस आएंगे। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो या किसी पब्लिक को परेशानी हो। हम यहाँ पे बाबा साहब के संविधान को, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मानते हैं। अपने तरीके से इस चीज को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। यह मुलाकात फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में हुई। चर्चा के दौरान द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म पर बातचीत की गई, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री ने भी समर्थन दिया। कि इन्होंने इस्लाम में ही जन्म लिया और इस्लाम को छोड़कर, जिसमें जन्म लिया उसको छोड़कर सनातन धर्म में जब पुनर्जन्म लिया, तो ये मान लीजिए सनातन धर्म कितना बड़ा है, इसकी शाखाएं कितनी विशाल हैं। निश्चित रूप से ये हम सबको जगाने के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अब हिंदुओं को जागना है, भागना नहीं है। और हमको अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तरह हिंदुओं को अब भागना नहीं है, जहां है वहीं जागना है। संपूर्ण जिले में श्रावण सोमवारी पर्व उत्सव उत्साह और शांतिपूर्ण वातावरण के साथ मनाया गया। श्रावण माह की 5वीं और अंतिम सोमवारी मेला के अवसर पर अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अन्य दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद थे। डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी सुशील कुमार ने देर रात 20वीं मेला क्षेत्र का भी दौरा कर विधि व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। डीएम और एसपी पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी फुटेज के माध्यम से भी निगरानी की गई। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।